दुर्योधन की तरह पूरे ज़माने पे निशाना लगाएंगे तो आप अपना सब गवा बैठेंगे। तो लक्ष्य भेदना है तो अर्जुन की तरह आपको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीटेट के लेवल 2 की, सीटेट के लेवल 2 की, और उसमें है आपका सोशल साइंस का। इसमें हमने क्यों कहा निशाना लगाने को, क्योंकि कौरव भी 100 थे, परसेंटेज भी 100 है। इन 100 में से मात्र 2-3% लोग ही जूनियर लेवल सीटेट का क्या कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। 90 नंबर मतलब जूनियर लेवल का तो पास तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें 2 से 3% ही स्कोर कर पाते हैं, जो एक क्राइटेरिया होता है सोशल साइंस का कि हाँ इसका जो 60 नंबर है इसमें अच्छे नंबर लाने का। सिंस क्या है, कैसे है, किस तरह से है, ये जानने के लिए हम और आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। तो आज हम लोग बात करेंगे सीटेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टॉपिक, क्या चीज़ कि सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। इसको तैयारी करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि सीटेट का जो पेपर होता है, बाकी जो सोशल साइंस के पेपर होते हैं उनमें और सीटेट में ये मेजर डिफरेंस होता है दोस्तों कि जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनमें फैक्चुअल चीज़ें पूछती हैं। सीटेट को अगर आप थोड़ा भी जानते होगे तो आपको पता होगा कि ये प्रैक्टिकली चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछता है। कैसे पूछता है, क्या पूछता है, उसके बारे में हम लोग की जर्नी होने वाली है। हमें और आपको क्या करना है कि एकदम इसमें हमको स्मार्ट वर्क करना है। ये स्मार्ट वर्क हम कराएंगे। हम खुद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इस 2-3% वालों में से थे। हमने आपको लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत से भी, इंग्लिश से भी निकाला हुआ है सीटेट को। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जूनियर लेवल में मैंने सोशल साइंस और मैथ साइंस से भी पेपर के निकाला हुआ है। मीन्स ये हुआ कि मुझे स्ट्रेटजी पता है कि कहाँ से सीटेट और किस तरह से सीटेट की औकात क्या है, वो कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। तो हमने कहा कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इसमें शामिल थे। मीन्स जब हम निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। पहले हम इसका एक रूपरेखा बताते हैं कि तैयारी कैसे होती है। हमें देखिए, बताने को तो देखो, पढ़ाने को तो सब लोग पढ़ाते हैं, बट पढ़ाना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बारे में सब बताते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है ये बताते हैं। आइए देखिए, पहले एक नज़र सिलेबस की डालते हैं। शॉर्टली बस सीडीपी 30 नंबर, आप लैंग्वेज 1 लोगे 30 नंबर, लैंग्वेज 2 लोगे 30 नंबर। मीन्स कि 90 नंबर आपका कहाँ से आ रहा है, इन 3 सेक्शन से। ठीक, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। लेवल 1 में और लेवल 2 में ये दोनों कॉमन है। अब लेवल 1 में और लेवल 2 में अंतर क्या होगा कि जब आप पेडागोजी सॉल्व करने जा रहे हो, ये 90 नंबर का जब सॉल्व करने जा रहे हो तो इसमें वो क्या करोगे, और इसमें से भी आपका सोशल साइंस से भी 20 नंबर आपका इसमें ऐड हो जाता है। मीन्स 110 नंबर। ठीक, 40 नंबर का इसमें कंटेंट आता है, 20 नंबर का इसमें पेडागोजी आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये नंबर काउंट करें 90 नंबर, और ये 20 नंबर इसी में का था, तो ये हम काउंट करें, मतलब अगर मैथ साइंस की नहीं बात कर रहे हैं आज हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की, तो 60 नंबर अकेले। मीन्स कि आउट ऑफ 150 60 नंबर आपका कहाँ से आ रहा है, 150 में से 60 नंबर केवल और केवल आपके सब सोशल साइंस से आ रहे हैं। मीन्स कि किसी पेपर का 40% पोर्शन अकेले कौन खींच रहा है, सोशल साइंस खींच रहा है। इसमें पास करने वालों की संख्या नगण्य के बराबर है। ये परसेंटेज भी कोई परसेंटेज होता है। लेवल 1 के बताने वाले, पढ़ाने वाले सब होते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा इजी मोड होता है। लेकिन लेवल 2 की जब बात आती है ना, आपको बता दें, अगर हम अजम्पशन मानते हैं कि अगर 10 लाख लोगों ने भरा होगा फॉर्म जूनियर लेवल का, तो 5 लाख लोग इसमें एसएसटी के हैं। अब 5 लाख में मात्र 2 से 3% नाइंसाफ़ी हो रही है ना। आइए बताते हैं अब हमें कैसे इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में बताने वाले हैं। सबसे मस्ट चीज़ हमें क्या करना है कि हमें एनसीईआरटी 6, 7, 8 को अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा, अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको हम ये बता दें कि 6, 7, 8 की बुक जो होती है 3 हिस्ट्री की हो जाएगी, 3 पॉलिटी की हो जाएगी और 3 जियोग्राफी की हो जाएगी। मीन्स कि 9 किताबें को पढ़ना और इस समय 1 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको ये बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, आपको सबसे पहले इसका हम एक ओवरव्यू बताते हैं कि हिस्ट्री कैसे, ये कैसे, वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। फिर हम बताएंगे कि क्वेश्चन इसमें पूछता कैसे, हम आपसे क्वेश्चन लगवाएंगे भी। ठीक, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि हिस्ट्री, हम कह देते हैं उसको हिस्ट्री। क्लास 6 की जब आप बुक उठाओगे तो उसमें क्या, हम देखिए पढ़कर हम लोग ये BA सब कर लिए,
बीएससी वगैरह, बीटीसी वगैरह, डीएलएड सारी चीज़ें कर लिए, लेकिन पूछ कहाँ से रहा है? क्लास 6 से, क्लास 7 से, क्लास 8 से। जब आप क्लास 6 की बुक उठाओगे तो वहाँ पे क्या लिखा मिलेगा आपको? हमारे अतीत। देखिए हम कैसे तोड़ कर पढ़ना है वो बता रहे हैं। वहाँ मिलेगा हमारे अतीत, तो वहाँ पे इतिहास नहीं मिलेगा, हमारे अतीत। तो हम पहला क्वेश्चन यही बनाएंगे कि हमारे हिस्ट्री को हमारे अतीत कहा क्यों गया। हम अतीत को बता दें कि अतीत का मीन्स होता है, हमारे अतीत का मीन्स क्या होता है? ये बहुवचन में हो रहा है प्रयोग। बहुवचन समझ रहे हैं ना आप? प्लूरल फॉर्म में इसका यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है कि हमारे अतीत का अर्थ क्या होगा? सोचिए। कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अपने हिसाब से सोचिएगा, ध्यान दीजिए। हमारे अतीत का अर्थ ये हुआ कि ये इतिहास की नहीं बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि जो हमारा बीता हुआ अतीत है वही। तब आप कहोगे कि वो तो इतिहास भी हो गया। अगर वही इतिहास होता तो फिर हिस्ट्री क्यों नहीं लिख देता? कहने का मीन्स है कि अगर हम लोग इससे पहले इतिहास पढ़ रहे थे तो देखिए सोचने का नज़रिया। हम इतिहास पढ़ते हैं क्या? जो बीता हुआ पास्ट है, मीन्स इतिहास पढ़ते हैं। हमने कह दी हमारे अतीत बहुवचन, मीन्स सबका पास्ट। सिर्फ हम कैसे इतिहास को पढ़ते हैं? राजा राजाओं के आधार पे। अकबर ये थे, महाराणा प्रताप ये थे, या फिर जो भी किसी के चंद्रगुप्त ये थे, हर्षवर्धन ये थे। बट इसमें क्या है? या वैदिक काल ये था। इसने कहा कि हम सबका अतीत केवल वैदिक पीरियड, हर्षवर्धन, अकबर, इन सब पे नहीं रहेगा केंद्रित। एनसीईआरटी यही करती है, बाकी बुकों से अलग क्यों होती है? इसमें क्या होता है कि आपको जब हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो आपको राजा बताया जाएगा, राजा के अंदर बताया जाएगा कि उस समय शासन व्यवस्था क्या थी। जस्ट लाइक शिवाजी के बारे में बताया जाएगा कि उनके समय पर चौथ क्या था, उनके समय पर सरदेशमुखी क्या था। लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है? एनसीईआरटी ये बताता है कि उस समय राजा के समय प्रजा की स्थिति कैसी थी, ये नहीं बताता। ये कहता है कि उस समय की प्रजा ऐसी थी, उस समय राजा कैसे थे। मीन्स बताएगा किसका अतीत? प्रजा की, और उसी में से उठा के राजा को बनाएगा। राजा को सर्वे सर्वा नहीं बनाता है। समझ में आया कंसेप्ट? इसलिए इसका नाम हुआ हमारे अतीत। आप इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे आप, तो पहला टॉपिक देखिए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन। ठीक, आप पहला पढ़ेंगे तो आपका पहला आता है क्या? व्हेन, वेयर एंड हाउ। इतिहास की हम बात करें, हिस्ट्री हमारे अतीत की। व्हेन, वेयर एंड हाउ द अर्लियर सोसाइटीज, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। मीन्स कि प्रथम जो संग्राहक थे और शिकारी थे। अर्ली सोसाइटीज मतलब आरंभिक समाज। मीन्स कि व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जब आप पढ़ोगे इसको कि हम पूरा पाषाण काल कैसा था, नव पाषाण काल कैसा हुआ, आधुनिक जो इसके बाद जो आधुनिक का जो भारत है, मिडिवल का जो भारत है कैसे हुआ, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। हम आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री जैसे ही आप शुरू करोगे, क्या चीज़ शुरू करोगे? जैसे आप हिस्ट्री को शुरू करोगे उसमें पहली चीज़ क्या आएगी कि आपको डायरेक्ट उठा कर ले जाएगा 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल पहले क्या था? हम लोग शिकारी जीवन जीते थे, आकेटक जीवन जीते थे, मतलब हम लोग आदि मानव थे। अब उस समय क्या हुआ कि 20,000 साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच में क्या हुआ था? हम लोग शिकारी थे, शिकार करते थे, जो भी था खाते थे। 12,000 साल पहले उसको कहा गया? पूरा पाषाण काल। ठीक, अब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, देखिए कितना लंबा पीरियड है। 20,000 साल पहले से 12,000, फिर 12,000 से 10,000 साल पहले के बीच में मात्र 2,000 साल का अंतर है। 12,000 से 10,000 के बीच में क्या था? मध्य पाषाण काल। उस मध्य पाषाण काल में क्या होता है? जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुए, जैसे जैसे आपका क्या हुआ, गर्मियाँ बढ़ी, तापमान बढ़े, तो क्या हुआ? बड़े बड़े बारिश होगी और बड़े बड़े घास उगेंगे, तो फिर बड़े बड़े घास उगेंगे तो उनको खाने वाले जीव पैदा होंगे। जब जीव पैदा होंगे तो क्या होगा? शाकाहारी जीव पैदा होंगे। शाकाहारी जीव पैदा होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पशुपालन की तरफ बढ़ेंगे। घास उगेंगे तो घास में से क्या मिलेगा? हमको अनाज भी मिलने लगेगा। तब अनाज को हम लोग क्या करेंगे? खाने लगेंगे। कुछ इकट्ठा करके मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है? साइकोलॉजी को जोड़ रहे हैं इतिहास के साथ। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है? संचय करने के, रखने की। संचय करके रखेंगे, नमी पाएगा जब बीज, तो क्या होगा? उग आएगा। लोगों को क्या दिमाग में आएगा कि बीज उग रहा है मतलब कि खेती हम लोग कर सकते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से उगे हुए बीजों को भंडारण करने पे जब उगने लगा तो हम लोग खेती कर सकते हैं। अब खेती करेंगे तो हम एक जगह रुकने लगेंगे। तो इस तरह से आरंभिक समाज बने। समाज कब बनता है? जब ग्रुप में बनेंगे। जब आप एक जगह खेती करने लगे तो रुकने लगे। ठीक, अब रुकने लगे तो फिर क्या हुआ? ग्रुप में रहने लगे। अब अपने शाकाहारी जीव को पालने लगे क्योंकि वो घास खा रहे थे, वो अब उनसे आपके नुकसान नहीं था। तब आप उनकी सुरक्षा के लिए अब आप बाड़बंदी करेंगे, एक झुग्गी वो बनाएंगे, एक कॉलोनी टाइप का बनाएंगे। मीन्स क्या हुआ कि अब हम लोग ग्रुप में रहने लगे। अब ये सभ्यता डेवलप होने लगी। इसी तरह से सभ्यता को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता।
चीज़ें समझ में आ रही हैं? यही होता है, इंटरलिंक करते जाइए, देखिए कितने मज़े से आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम आज आपको बताएंगे कि सेल्फ स्टडी, खुद सेल्फ स्टडी करके कैसे पढ़ें। ये बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं टाइम है तो हम आपको शार्ट बता रहे हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री और क्लास 8 की हिस्ट्री आपको दोनों पढ़ी जानी है, इससे कंजूसी नहीं होनी चाहिए। क्लास 6 की हिस्ट्री और क्लास 8 की हिस्ट्री आपको पढ़ जानी है। उसके बाद हम आएंगे पॉलिटी। अब देखिए हमने इसके बारे में बता दिया आपको, हिस्ट्री के बारे में। इंटरलिंक करना सीखिए। अब इससे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमने बताया ना कैसे जब तापमान बढ़ा तो घास उगे, बताया ना सारी चीज़ें कैसे कैसे हुआ, फिर वो लोग कैसे कॉलोनी बने। तो इंटरलिंक करिए। देखिए हमने इसको काटा इसलिए कि पॉलिटी नहीं है, पढ़ाने वाले कुछ भी पढ़ाते, हमने वही कहा ना, हम आपको इसलिए आ जाए हैं कि ये बता सके क्या नहीं पढ़ना है। हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ाने वाले कुछ भी पढ़ा देंगे। कोई बहुत ज्ञाता हुआ एसएसटी का, उससे बोला जाए सीटेट में आता है हिस्ट्री, पढ़ा देंगे सर, हाँ पढ़ा देंगे। उसको सिलेबस का पता नहीं, उठा के इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। कुछ कुछ बुद्धिजीवी होते हैं करंट अफेयर्स तक पढ़ा देते हैं, आना 1 नंबर का नहीं है, जानिए सिलेबस। और उसके बाद भी बड़े बड़े बुकों से पढ़ा के कहते जब इतना बड़ा बुक से पढ़ा दिए तो छोटा क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अभी हम आपको क्वेश्चन गलत करा रहे हैं, देखिए कैसे होगा। और हमने क्या कहा, थिंकिंग बदलिए, सोचने का तरीका बदलिए, अभी बता रहे। देखिए पॉलिटी नहीं कहा गया, इसको कहा गया है सामाजिक और नागरिक जीवन। मीन्स देखिए इसको इंटरलिंक कैसे करना है। इसका नाम पॉलिटी, अगर पॉलिटी होता तो इसमें आपको आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल नहीं, गिन चुन के 4 से 5 लिख के दे रहा हूँ, गिन के 4 से 5 आर्टिकल बस पूछता है, बहुत पूछेगा तो, या उससे भी कम। ये है, और वो भी पता है कहाँ से, मूल अधिकार से, जो आपके बुक में है। आपके बहुत सारी चीज़ें नहीं है, नहीं कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा, तो ये मतदान के नहीं, सिलेक्टेड चीज़ें पूछेगा आपको कि अब बुक ही से बना देगा। देखिए इसकी पेडोगोजी, हम लोग ये समझते हैं कि 90 नंबर का पेडोगोजी पढ़ ले तो इसका पेडोगोजी हो गया, नहीं। इसकी पेडोगोजी कहाँ से आती है, हमारे अतीत से और यहाँ से, इन दोनों को मिक्स करके पेडोगोजी बनाता है। देखिए कैसे बनाता है। अब हमने 90 नंबर का पेडोगोजी पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ लिया, आपसे ये पूछ दिया वो कि हमको ये बताइए कि इस बुक का नाम पॉलिटी की जगह पे सामाजिक और नागरिक जीवन क्यों पड़ा। क्या बताएंगे आप, सोच के बताइए। हमने कहा ना कैसे पढ़ना है। इस बुक का नाम सामाजिक और नागरिक जीवन क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, ठीक, हम लोग समाज में रहते हैं, उस समाज के अकॉर्डिंग नागरिक का क्या कर्तव्य, नागरिक कैसे रहेंगे हम, इस समाज के अकॉर्डिंग हमारा नागरिक जीवन कैसा होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सामाजिक और नागरिक जीवन। क्लियर। हमारे अतीत का नाम, हमारे अतीत कैसे पड़ा। क्लियर, समझ में आ रही है चीज़ें, यही है। अब इसको पढ़ना कैसे हम वो बताएंगे। जियोग्राफी से क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिखने को मिलेंगे, और पॉलिटी से ज़्यादा। आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी की आप क्लास 6 की जब बुक पढ़ने जाओगे ना, तो मुश्किल से 2 घंटे में ख़त्म कर दोगे, ठीक से पढ़ोगे तो। कुछ है ही नहीं, कुछ चीज़ें सेलेक्टिव हम बता दें। हमने कहा ना कि आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ें में इसमें क्या पढ़नी है पॉलिटी में, कि आप देखोगे कि जब उसमें आप खोलोगे पेज को, जैसे पलटोगे ना, तो उसमें क्या लिखा आएगा। एक आप पढ़ोगे कि निर्मल ग्रामीण पुरस्कार किसको दिया गया, तो ऐसे जो फिगर बना है उसके नीचे कुछ लिखा है वो जरूर पढ़ना है। निर्मल, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रामीण पुरस्कार, ठीक। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया। अब ये नहीं कि पंचायती राज कहीं और से पढ़ ले, नहीं, आपको बुक से ही पढ़नी है। हम बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। आप कोई भी मार्केट से गाइड वाइड ला दोगे, चंपक संपक टाइप का गाइड, कोई काम नहीं आएगा। पढ़ना आपको एनसीईआरटी ही पड़ेगी। आएगा क्वेश्चन यहीं से, सेम टू सेम लाइन यहाँ लिखी रहेगी, उठ के आ जाएगा। क्या आएगा, ये क्वेश्चन सुन लीजिए। उसमें आपसे एक क्वेश्चन बनाया, स्टेटमेंट बना दिए। स्टेटमेंट में वो क्या पूछ देगा आपसे, एक मान लीजिए आपने बुक में पढ़ रहे हो, तेजी से पढ़ते हो, आप निकल गए। क्लास 6 की बुक है, उसमें लिखा है कि शुरुआत में ही कि सिंध पर्वत के पूर्व में सर्वप्रथम चावल के प्रमाण मिले थे। मतलब मानवों ने सबसे पहले सिंध के, सॉरी, हाँ, बिंद पर्वत, थोड़ा करेक्शन है, बिंद पर्वत के उत्तर में सबसे पहले मानवों ने चावल के प्रमाण मिले हैं, मतलब वहाँ उगाए थे। अब आप स्टेटमेंट में लिखा है, कई सारी चीज़ें लिखी हैं, तेजी से बोलता चला गया कि बिंद पर्वत के पूर्व में मानवों ने उगाए थे। अब ध्यान दीजिएगा, आपने कहा हाँ, सही है, लेकिन वहाँ सिंध के उत्तर बोला था, यहाँ पे पूर्व लिखा है। आपने उत्तर और पूर्व में अंतर नहीं कर पाया और आपका क्वेश्चन हो गया गलत। यही कराता है सीटेट। एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कह दे कि हमारा मैराथन ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, 10 दिन पढ़ लीजिए, निकल जाएगा, ये गाइड पढ़ लीजिए, नहीं निकलेगा। निकलना होता ना तो इतने ही लोग सिर्फ नहीं निकालते। आपको इस पर कड़क मेहनत करनी होगी।
यहाँ तो आपको करना ही है। ये नहीं कि सीडीपी पढ़ने लगे और एक ही बार स्किनर पियाजे बायगोस्की बन के आप निकल रहे हो, नहीं। आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते एसएसटी को, क्योंकि एक 60 नंबर का क्वेश्चन आपका पोर्शन आपका पूरा कर रहा है। अब हमने आपको ये बता दिया, ये बता दिया। अब आइए जियोग्राफी। जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जियोग्राफी देखिए सीटेट के सबसे मस्त पोर्शन होता है जियोग्राफी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इससे आपसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा। जियोग्राफी से आपसे सिंपल क्वेश्चन, इसमें 6, 7, 8 की बुक आती है। प्रयास करिएगा कि तीनों पढ़ लीजिए, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फैक्चुअल चीज़ें हैं बस 6 में और 7th में और 8 में, बस फैक्चुअल चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए, लिख के दे रहे हैं, हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पतली पतली बुक आती है। कोशिश करिएगा, हम पब्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, कोशिश करिएगा। आभा करके एक एनसीईआरटी की बुक आती है, उसमें क्वेश्चन के फॉर्म भी बना कर दिया रहता है, केवल जियोग्राफी के लिए हम बोल रहे हैं। आभा क्वेश्चन बना के खुद दिया रहेगा, वहां से कर लीजिए। या फिर जो एनसीईआरटी उसको पढ़िए, और आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि जियोग्राफी से क्वेश्चन इजी बनते हैं। मीन्स अगर आप पूरा दिन में पढ़ रहे हो तो आपको 2 घंटा एसएसटी पे देना ही है, ये आपको करना ही होगा। अब हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ने से फायदा क्या है कि हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने से आपका पेडागोजी सॉल्व होंगे। जियोग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन ही बस पेडागोजी बनाएगा, ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो ज़्यादा पोर्शन कहाँ से? हिस्ट्री का आपको 8 की और 6 की बुकें पढ़नी होंगी। कोशिश करिएगा पहले 8 की पढ़ें, 8 का आप जल्दी खत्म कर दोगे। 6 का पढ़ने में आपको टाइम बहुत लगेगा। 7 से क्वेश्चन बहुत कम आता है, 2 से 3 आएगा। ये लिख के दे रहे, इससे अधिक क्वेश्चन आ गया 7th की बुक से तो कहिएगा कि हमने बोला था। नहीं कहीं कुछ मिल रहा है। हम आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कोशिश किया जाएगा कि आपको दूसरे सर की आपको क्लासेज मिल जाएं प्लेलिस्ट के रूप में। अब हमको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, तब वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ों को कंप्लीट करा पाना संभव नहीं। अगर हमें समय मिला तो हम करा देंगे, लेकिन हम यही है कि जो जहाँ पढ़ाते वहीं से आता, ठीक। अब आया आपका पॉलिटी के बारे में बता दी। अब एक चीज़ और कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। हमने कहा ये कि ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी के बारे में बता रहे हैं। हम आपको एक अजम्पशन कराने को बोल रहे हैं। आप अजम्पशन करिए कि आप एक नर्स के बारे में, ठीक, नर्स के बारे में एक नर्स का इमेज बनाइए दिमाग में, एक किसान का इमेज बनाइए, एक क्या बोला जाता है, एक इंसान का बना, एक किसान का बना दिए, एक नर्स का बना दिए, एक डॉक्टर का बना लीजिए, दिमाग में चित्र बनाइए, एक मजदूर का बनाइए, बना लीजिए इमेज, बताइए नहीं। अब अपने मन से, अपने आप से, आत्मा से पूछिएगा, हम जो पूछ रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या डेवलप करता है, अपने मन से बताइए। आपने जो नर्स का इमेज बनाया है, क्या वो लेडीज़ थी? आपने जो किसान का इमेज बनाया है, क्या वो जेंट्स था? आपने जो मजदूर का बनाया है इमेज, क्या वो जेंट्स था ना? क्या नर्स जेंट्स नहीं होते हैं? क्या मजदूर औरतें नहीं होती हैं? होती हैं। इसी तरह से अगर हम आपसे कह दिए होते वकील का था, क्या लड़कियां वकील नहीं होती हैं? मतलब समाज ने जो तय किया आपने भी वही चीज़ सोच लिया। तो एनसीईआरटी यही क्लियर कराता है, आपको किसी एक लिंग पे, एक कॉन्सेप्ट पे नहीं रखने देगा। एनसीईआरटी क्या कराएगा, आपको हर तरह से सोचेगा। देखिए अब आज के बाद कभी भी आपको मजदूर कोई बोलेगा ना, आप सिर्फ जेंट्स का चेहरा नहीं दिमाग में लाओगे, हो सकती है कि नहीं महिला। यही कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है क्या, एनसीईआरटी। चलिए, तो हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो अच्छी बात है। यही सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में बतानी थी। आपको हार्ड वर्क तो बहुत सब लोग करते हैं, आपको हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना ही होगा। आपको एनसीईआरटी की बुक के बिना पढ़े, अब अतिशुक्ति हो जाएगी कहना, स्वयं ब्रह्मा जी भी उतर आए ना, आपको एसएसटी नहीं निकलवा सकते। तो आपको ये करना ही होगा। चलिए, सारी चीज़ें आपको लगभग बता दिए। अब बच गया कि चलिए इसके साथ 2 क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन है आपका सामने है। देखिए पहले का सीटेट का जो क्वेश्चन था 2018-17 से पहले इजी क्वेश्चन बनते थे, सीधे पूछ देता था क्वेश्चन कि ये कौन थे, सतवाहन ये कौन थे, अशोक की लिपि ये वो, अपने मन से बता रहे हैं ना। अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, खासतौर से ऑनलाइन पेपर से पहले से ही सीटेट अपना रंग रूप बदल चुका है। जिस समय हमने खुद तैयारी की थी, समझ से बता रहे हैं कि हमारी खुद का 55 नंबर आया आउट ऑफ 60 में, और हम अफसोस करके रह गए कि 55 ही क्यों आया। हम तैयारी पूरी 60 की किए थे, सोचिए कि हम 5-5 नंबर, 1-1 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। और उसी समय जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, जो हमारे सीनियर थे, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे पढ़ना है, उनके मुश्किल से 40 नंबर आए थे। मैं समझ रहे हो कि एसएसटी कैसे बदल चुका है खुद का पैटर्न, कैसे इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन डालने हैं। रीजनिंग ये नहीं कि वो वाली रीजनिंग, मतलब क्वेश्चन में रीजनिंग जैसे पीसीएस लेवल का हो जाएगा। अब आपसे देखिए कथन कारण पूछ देगा, रीजनिंग पूछ देगा। चलिए लाइए देखिए, अब इतिहास कैसे बनता है एसएसटी, ये आपके सामने हम क्वेश्चन रख रहे हैं, बताइए। तो क्वेश्चन है, अपने दिमाग में करिए आंसर और बताइए, इसका आंसर दीजिए। पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा के बारे में आप जानते ही हो
देखिए कैसे एनसीईआरटी खेलता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? पहला ऑप्शन है ऐसा, देखिए हम बता रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ठीक। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त, जंगलों का विनाश हो गया होगा, ठीक। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। क्लियर? अब इन चारों ऑप्शन को देख करके ये आपका कूट है, आपको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन है कि क्या 1, 2 और 3 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 3, 4 और 1 सही हैं, 1, 2 और 4 सही हैं। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम बता रहे हैं। सोच कैसे डेवलप करती है एनसीईआरटी, ये हम बता रहे हैं। सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से, ठीक है। लगाया आपने आंसर। अब देखिए कि एनसीईआरटी, देखिए आप पूरा हिस्ट्री पढ़ कर आइए, लेकिन देखिए यहाँ से आपका दिमाग कैसे लगेगा। आपने लगाया आंसर, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे एक ऑप्शन आपको पकड़ में आ गया, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसा लगता है जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो कभी भी आपको प्रमाण मिले, साहित्यिक मिले, पुरातात्विक मिले हैं। हिस्ट्री के प्रमाण में पुरातात्विक वो जो आपको खुदाई से मिले हैं, खुदाई से भवन मिले, चूड़ियाँ मिली, मनके मिले, कुछ मूर्तियाँ मिली, मुहरें मिली, तो पुरातात्विक है जो खुदाई से मिले। दूसरा है साहित्यिक कि जिसमें कुछ लिखा गया था, कुछ लिखा गया था, जैसे कुछ में आ गया कि अभिलेख। अब अभिलेख के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये अभिलेख किसने लिखवाए थे, तब पढ़ेंगे उसमें, तो अभिलेख में ये आता है कि अभिलेख लिखवाए थे। अब सोच के देखिए अभिलेख लिखवाए थे, बड़े बड़े पत्थरों में कौन लिखवा सकता है? लॉजिक लगाइए, कोई वहाँ का बड़ा आदमी या राजा लिखवाएगा। अब खुद सोच के बताइए, जब राजा अपनी अभिलेख लिखवाएगा तो किसके लिए लिखवाएगा? अपने लिए, प्रजा के लिए लिखवाएगा ना, तो प्रजा के लिए वो लिखवाता है। प्रजा के लिए लिखवाएगा तो क्या वो अपना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करेगा? तो क्या है, राजा की उसमें प्रशंसा लिखी गई। तो कुछ अभिलेख थे उसको पत्थरों पे लिखा गया, ठीक। अब उन अभिलेखों में से कुछ प्रशस्तियाँ थी। प्रशस्तियाँ किसे कहते हैं? प्रशस्ति, किसी की प्रशंसा के लिए। तब प्रशंसक राजा के अपनी प्रशंसा खुद लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो कौन लिखेगा? उसके जो कोर्ट पोएट होंगे, मतलब जो दरबारी कवि होंगे, उसी में से प्रशस्ति में से आप एक नाम सुनोगे, प्रयाग प्रशस्ति का। ये किसके बारे में लिखी गई थी? तो समुद्रगुप्त के बारे में। मीन्स कि ये जो प्रमाण मिले हैं ये हमें कहाँ से मिले हैं? साहित्यिक स्रोत से। मतलब कोई गलत भी लिख सकता है, कोई सही भी। तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को सही मानते हैं, कुछ जब बहुत सारे स्रोतों को इकट्ठा करके जो चीज़ें कॉमन मिलती हैं उसको हम लोग कह देते हैं ये, मतलब प्रमाणित नहीं होता है। और ये खास तौर से ये उस समय की बात है, आज से 3500 साल पहले की बात है। आज से 3500, सोचिए कितनी पुरानी बात। अरे सॉरी, कब का है ये हड़प्पा सभ्यता? सोच कर देखिए कब का है। वैदिक पीरियड के पहले का पीरियड है ये, मतलब वही 3500 साल पहले की बात है। 4700 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ था, इसके सारी चीज़ों के बारे में पता चला, मतलब कि वो चीज़ें डेवलप हुई थी। और आपको 1921 में 80 साल हुए इसके बारे में, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हुई 80 से 100 साल के आसपास हुए। मीन्स जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा है 80 साल होने का, तो 1921 के हिसाब से देखा जाएगा 2021 तो 100 साल हो ही गए। ध्यान दीजिए, मतलब 22 चल रहा है। ऐसा देखिए कैसे पढ़ना है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त, मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। एनसीईआरटी यही समझाती है। सीटेट के समय ध्यान दोगे आप, देखिए कैसे है। ऐसा लगता है मतलब अजम्पशन कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ठीक। ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं ना बता रहा है। और ऐसा लगता है मतलब कि ऐतिहासिक बात कर रहा है, ठीक। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ठीक, मतलब हो गया होगा, कंफर्म नहीं है, मतलब ये भी ऐतिहासिक बात कर रहा है कि कैसे समाप्त हुआ। तीसरा पढ़िए, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ये सीधा बोल रहा है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, मतलब क्या इसको पता था कि बाढ़ ही आई थी? सोच के देखिए, कहीं ऐसा लिखा है यहाँ पे संभवतः लिखा है? नहीं लिखा है। हो गया, हो आ गई होगी लिखा है? नहीं लिखा है। समाप्त ऐसा लगता है लिखा है? नहीं लिखा है। मतलब ये डायरेक्ट बोल दिया कि पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। कौन देखने गया था? क्या उसका मेरे को वीडियो फुटेज है? किसने लिखा है कहीं पे कि हाँ, कहीं मिला है प्रमाण में कि क्यों सभ्यता का पतन हो गया? नहीं मिला है। चौथा पढ़िए, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। यहाँ भी देखिए संभवतः, जो सरस्वती नदी थी उसके आसपास में सूख गई थी। सोचिए, संभवतः नदियाँ सूख गई थी, संभवतः लगा दिया, मतलब ये भी ऐतिहासिक बात कर रहा है। मतलब संभवतः हुआ होगा, हो गया होगा, ऐसा लगता है, ये ऐतिहासिक बात है। ये डायरेक्ट बोल दिया आपका सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। और कभी भी कोई एक रीजन से कोई भी सभ्यता खत्म नहीं हो सकती। अगर आज का भी ये युग है, अगर ये कोई कह दे कि बाढ़ आने से ख़त्म हो जाए, या फिर कोई कुछ और आने से, या फिर सरकार बदल जाए तो ये युग खत्म हो जाए। श्रीलंका में सरकार गिर गई, क्या खत्म हो गया? पाकिस्तान में रोज़ सारी चीज़ें होती रहती हैं, कभी ख़त्म होता नहीं। कोई एक रीजन से, एक रीजन सबके घर का दीवार नहीं बन सकता। उसमें भी गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट सब मिलता है तो घर बनता है। तो एक रीजन से कभी किसी सभ्यता का पतन नहीं हो सकता।
तो किसी एक रीजन से देखिए सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई तो यही गलत है। यहाँ कुछ लगा दिया होता कि ऐसा संभवतः लगता है तो सही होता। ये हम देखिए इतना टाइम में क्वेश्चन पीस ले रहे हैं ताकि आपको बता सके कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब आप पीडीएफ पढ़ो या बुक पढ़ो, आपको क्या करना है, ऐसे ही तोड़ तोड़ कर पढ़ना है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में, ध्यान रहे उत्तर ही हो, पूर्व न हो, संभवतः ऐसा लगता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हो। अब देखिए आपका ऑप्शन 3 गलत हुआ, ऑप्शन 3 गलत हुआ, इसमें खोजिए। इसमें 3 है तो ये सही गलत हो गया, इसमें 3 है तो ये भी गलत हो गया, इसमें 3 है तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा? डी। एक आपने जाना गलत है तो बाकी सब गलत हो गए, एक सही हो गया। लगा कुछ? ठीक। अब एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, बस ये लास्ट है। हम आपको देखिए इसलिए बता रहे हैं ना कि क्या पता हम आपको पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए, बट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि हम बैच बना के बेचने वालों में से नहीं हैं। हम भी नहीं पढ़े थे निःशुल्क, हम भी समझे थे, हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपको दे, बस आपके सपोर्ट चाहिए। आप लोग आगे बढ़ाइए ताकि हम भी थोड़ा सा अपने स्टूडियो को बेहतर कर सकें और आपको बहुत बेहतर से बेहतर आगे KVS है, DSSS भी है, यूपी में जाएंगे सुपर टेट है, बहुत सारे एग्जाम पड़े हुए हैं, हम सारा चीज़ आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, हमने खुद ऑलरेडी 5-6 स्टेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। ये देखिए हमने कहा एक सातवाहन वंश, जब क्वेश्चन एक बना था सातवाहन वंश के बारे में, क्लियर? सातवाहन वंश क्वेश्चन ये बना था, हम आपको बोल के सुना दे रहे हैं कि सातवाहन वंश में पहला क्वेश्चन ये बना था कथन और कारण का। ठीक था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे सातवाहन वंश के प्रमुख राजा थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के प्रमुख राजा थे। सातवाहन वंश के प्रमुख राजा थे। एक था कथन, ठीक, मतलब एक ऑप्शन था। दूसरा था कि सातवाहन पीरियड के डायनेस्टी के टाइम, सातवाहन के टाइम वंश के समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब आप एनसीईआरटी भी देखिए, हमने बताया ना कि एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही है, एक लाइन डायरेक्ट उठ के आती है और रीड बिटवीन द लाइन भी पढ़ना है कि जो लाइन के बीच में लिखा है वो भी पढ़ना है और जो उसके बीच में नहीं लिखा है वो भी पढ़ना है। आप उठाओगे ना तो कहीं पे ये लिखा नहीं है कि सातवाहन वंश में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब आप पढ़ोगे तब कहोगे कि हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, मतलब ये गलत होगा। अगर कोई एनसीईआरटी यहाँ नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो भी इसको सही कर लेगा। देखिए कैसे, इसमें ऑप्शन कैसे बना देगा, ए सही है बी गलत है, बी सही है ए गलत है, ए बी की सही व्याख्या करता है, बी ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। ध्यान दीजिए, पहला ही आपको दिया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। ध्यान दीजिए, बस नहीं पढ़े हो तो भी देखिए कैसे कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ने के बाद भी सॉल्व कैसे होते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी मतलब गौतमी किसी औरत का नाम होगा। अमूमन क्या होता है कि हमारे समाज में लोग अपने पिता का नाम लगाते हैं, जैसे सचिन का नाम लीजिए, वो लगाते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, मीन्स वो रमेश के लड़के हैं। ठीक, यह गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने अपने माता का नाम लगाया था। तो जब जो राजा जो करता है प्रजा भी उसकी अनुसरण करती है। तो जो जैसे आज मोदी जी को ही देख लीजिए, गौतमी पुत्र, गौतमी माता का नाम, तो जो राजा अपनी माँ का नाम अपने साथ लगा लिया, सोचिए उस स्थिति में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मतलब कथन ये सही है, दो भी सही है और इसकी ये सही व्याख्या भी करता है। समझे बाबू कैसे बनते हैं क्वेश्चन? ये है एनसीईआरटी, ये है सीटेट। यही रीजन है कि जो 2 से 3% स्कोर हो पाता है, इससे अधिक नहीं हो पाता है। ठीक है, चीज़ समझ में आई? जब तक आप इस चीज़ को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आज के आपने जिसने टाइम दिया होगा वो समझा होगा कि पेपर कैसे बनेगा। आप कुछ भी कर लो, बिना कठिन परिश्रम किए नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो आप जो इस समय पढ़ोगे हो सकता है कि अच्छा नंबर आए। देखिए आप यहाँ से अच्छा नंबर तो ला सकते हो, लेकिन अगर ये आप नहीं कर पाए ना, अपने 40% को गवा दिया, उस पर मेहनत नहीं किया, तो किसी को भी आप अपने परिवार में 5 सब्जेक्ट हैं, आप 3 को पढ़ लिए, 2 को, 1 को नहीं पढ़े, जो 60 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रखता है, उसको बुरा लगेगा कि नहीं? तो सोशल साइंस को बुरा लग गया ना बाबू, तो 90 के आसपास ही लटक के रह जाएंगे आप। तो कोशिश करिए कि इस पर भी ध्यान दीजिए, दिन का 2 घंटा दीजिए। अगर आप इस बार पढ़ भी लिए, हो सकता है आगे फिर फर्दर आपको मन करे फिर पेपर देने का। मान लीजिए आप हैं कि 82 से 90 के बीच में रह गए और आप कैटेगरी में हैं, तो आगे आपको ये रहे कि हमको KVS वगैरह देना है, तो ठीक है आप कैटेगरी से तो हो जाओगे। आपको ये रहे कि नहीं हमको DSSS भी देना है और उस समय आपको 90 नंबर नहीं है, तो फंस गए ना। या फिर आपको कुछ भी देना है, आपको सुपर टेट देना है, तो उसमें भी आप फंस जाएंगे ना।
मतलब नंबर ज़्यादा, मान लीजिए कि इसको मेरिट में ही जोड़ दिया, बिहार में वैकेंसी मेरिट पे होती है, इसने मेरिट में जोड़ दिया तो उसमें अच्छा नंबर चाहिए ना, अगली बार हो सकता है आपको फिर मन कर देने का, तो इस समय का पढ़ा हुआ उस समय काम आएगा ना, यही कहने का मतलब था। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है? एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। पढ़ोगे तभी ना जानोगे कि पश्चिम बंगाल को, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश उत्तर में है तो उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तराखंड उत्तर में तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हिमाचल, क्योंकि वहाँ पे हिम का अंचल होता है, हिम का पर्वत है। तो ये बताइए कि जब पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, जबकि वो भारत के नक्शे में पूर्व में स्थित है, पूर्व में है तो उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? तो ये चीज़ें क्लियर में होनी चाहिए आपको। भूमध्य सागर को भूमध्य सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि जबकि वो ऊपर में है। तो ये चीज़ आप तभी पढ़ पाओगे जब आप उन चीज़ों को आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे। तो चलिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। अब पता नहीं हम कितने अच्छे हैं कैसे नहीं, आपके फीडबैक का बहुत ज़रूरी है। हमारे दोस्तों ने कहा था कि बहुत कमेंट आए थे एसएसटी क्लास, इसलिए एसएसटी क्लास आई है और इसीलिए आया कि आपका फीडबैक का हमेशा ज़रूरत होगी। आप फीडबैक दीजिए, बताइए कैसे करना है, शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि हम लोग भी मोटिवेशन मिले और हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।